कैसे हैं आप लोग। तो पिछली बार हमने देखा कि अब तक हम मेटल जॉइनिंग प्रोसेस के अंदर पूरी तरह से वेल्डिंग में घुस चुके हैं और पिछली बार तक हम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन वगैरह देख चुके हैं। तो अब दोस्तों समय आ गया है कि इस टॉपिक के अंदर जो वेल्डिंग है उसमें थोड़ा और घुस के डिटेल में जाया जाए। तो अब हम जानते हैं भैया कि वेल्डिंग के इतने सारे टाइप्स है कि दिमाग खराब हो जाता है, पूरी तरह से दिमाग खराब हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन में हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े थे उन मेजर कैटेगरीज को स्टडी करने वाले। तो इसी के साथ श्री गणेश करते हैं इस बार के चैप्टर का और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम भैया आर्क वेल्डिंग प्रोसेस की, जो सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा पकाऊ टॉपिक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक आर्क यानी बिजली का जो छोटा सा चिंगारी है चिंगारा है जो भी है यार, उसका लिंक मुझे नहीं पता, तुम पूछ लेना इतना शौक हो तो। वो आपके वेल्डिंग के लिए जरूरतमंद हीट जनरेट करेगा और चिपका डालेगा, चिपका चिपकी करा देगा मेटल के बीच में। तो आर्क क्या है। अब जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर यानी दो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर करंट इजीली फ्लो हो सकता है, जब अगर हम उन्हें तुरंत पास लाके थोड़ा सा दूर कर दे तो उनके बीच में अगर वोल्टेज डिफरेंस अच्छा हो, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा हो, तो उनके बीच में जो एयर गैप है वहां से फोर्सफुली करंट दोनों कंडक्टर्स में से पास होता है। तो इस फेनोमेना को हम देखते हैं एक बिजली के छोटे से स्पार्क के रूप में जो दोनों कंडक्टर्स के बीच में आता है और ये करंट फ्लो होता है वन कंडक्टर टू अनदर। और ये जो बिजली का छोटा सा स्पार्क है ये है हमारा आर्क। तो यहाँ पे आप एक जनरल सेटअप देख सकते हैं कि भैया एक एसी या डीसी वेल्डिंग का पावर सोर्स होना चाहिए यानी कोई भी करंट का सोर्स। अब उसमें से एक साइड पॉजिटिव या नेगेटिव आप वर्कपीस को जोड़ दो और दूसरा साइड भैया इलेक्ट्रोड को जोड़ दो और यहाँ पे आपको वोल्टेज डिफरेंस और एम्पियर दिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से टच करके जरा सा दूर करूंगा तो यहाँ पे बीच में आर्क जनरेट होगा यानी बिजली की चिंगारी जनरेट होगी जो इतनी गर्मी जनरेट करेगी, इतनी गर्मी जनरेट करेगी कि मेटल के बीच में चिपका चिपकी चालू हो जाएगी। अब ये जो आर्क है इसको सिंपल हम समझ सकते हैं एकदम ब्राइट रोशनी से और एकदम हाई फ्लेम या फिर एक हाई इंटेंसिटी वाली हीट सोर्स से। अभी आपने देखा ही होगा यार कि जब भी कोई वेल्डिंग करता है तो वो ब्लू कलर की लाइट निकलती है चुबुक चुबुक करके। तो वो जो लाइट है वो आपका आर्क है और ये आर्क आपको जहां वेल्ड करनी है उस पूरी लंबाई के ऊपर घुमा देना है यानी उसके ऊपर पास कर देना है उसकी पूरी लेंथ पर। तो आपको अच्छे से हीट मिल जाती है अबाउट 5000 टू 5500 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो क्या गर्मी है इसकी, वाह। तो इससे आपकी वेल्डिंग कंप्लीट होती है। अब ये जो हीट है ये कैसे आई, हवा में से तो प्रकट हुई नहीं कि भैया हवा में थी, इलेक्ट्रोड ने उसको बुलाया आजा भैया आजा तेरे साथ लुका छुपी खेल के मेटल को चिपकाना है। भैया यहाँ पर एक फेनोमेना हो रहा है जो है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस। यानी कि जब आपने उस इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के साथ टच किया तब वहां पर आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो गई थी और एकदम फ्रीली करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा था, लेकिन आपने तुरंत उसको छोटे से गैप से दूर कर दिया। तो क्या हुआ, आपकी जो सर्किट थी वो छोटे से गैप की वजह से टूट गई, लेकिन वो जो गैप है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था क्योंकि वहां पर एयर है। और एयर ऐसा तो है नहीं भैया कि कंप्लीटली इंसुलेटर हो, उसमें भी यानी करंट तो फ्लो होता है तभी आसमान में आप देख सकते हो। लेकिन ये जो करंट फ्लो होता है इसकी कंडीशन ये है कि वोल्टेज डिफरेंस एकदम हाई होना चाहिए, वोल्टेज बहुत हाई होने चाहिए या फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस रेजिस्टेंस को जंप करके आपका करंट पास हो सके। और इसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे। E हमारी हीट एनर्जी है, I हमारा करंट है स्क्वायर के फॉर्म में, R है रेजिस्टेंस ऑफ एयर और T है टाइम यानी जितने टाइम के लिए आप इस आर्क को मेंटेन करोगे उतनी देर तक आपको मटेरियल वर्कपीस में गर्मी मिलती रहेगी। लो अभी एक टॉपिक कंप्लीट किया ना कि बेशरम लोग नाक कटवाने आ गए। देखते अब क्या सवाल है। Hello, sir. Borowat here. सर, ये जो वेल्डिंग है इसके अंदर
आपने अभी कहा कि आर्क प्रोड्यूस होता है, तो ये आर्क क्या वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में ही हो सकता है या कोई और तरीका भी है इस आर्क को लाने का, बनाने का वजूद में? हाँ सर, क्या सिर्फ ये कंपलसरी है कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में ही आर्क आ सकता है? अरे कोई है? अरे कोई मुझे चिमटी काटो। पहली बार इन गधों में से किसी ने सही सवाल पूछा, एकदम सही पूछने जैसा सवाल पूछा है भाई, कि आखिर यहाँ पर आर्क बनाने के तरीके क्या क्या है, कि सिर्फ वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के टच होने से ही आर्क बनता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी गलत फहमी अगर दिमाग में जगह करके बैठी हो तो उसको निकाल के फेंक देना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में ही आर्क बनता है। आर्क बनाने के और भी हमारे पास स्पेशल टेक्निक है। तो अब उन टेक्निक्स को जरा देख लेते हैं, क्योंकि पहली बार भैया दिल खुश कर दिया इसने। इंटेलिजेंट सवाल पूछा है हमारे स्कॉलर ने पहली बार किसी ने, वाह, कि आर्क कैसे बनते हैं वेल्डिंग में। तो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग मेथड्स जिनसे हम आर्क अलग अलग मटेरियल के बीच में बना सकते हैं। तो आर्क को वेल्डिंग के लिए आप इन तरीकों से बना सकते हो। पहला, कि कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, जो हमने पिछली बार देख ही लिया है। इसके एग्जांपल है भैया शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग वगैरह वगैरह, कि जिनके अंदर वर्क पीस और आपके इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क बनेगा। दूसरा, कि एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में। अब नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है वो आपका कभी कंज्यूम नहीं होगा या फिर कभी उसको यूज अप नहीं होगा, वो वैसे का वैसा कांस्टेंट रहेगा और उसको अलग से आपको फिलर मेटल देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास इनर्ट गैस वाले जितने भी है भैया वो सारे इसी के टाइप हो जाते हैं मोस्ट ऑफ, जैसे कि शील्डेड इनर्ट गैस कार्बन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग वगैरह वगैरह। ये सब के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आप आर्क जनरेट कर सकते हो वर्क पीस के साथ। अभी तक हमने जो देखा वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में ही थे, चाहे कंज्यूमेबल हो या नॉन कंज्यूमेबल हो। लेकिन अब ये थोड़ा ट्रिकी आया है कि दो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बीच में भी तो भैया तुम आर्क जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क जनरेट होती है, और इन दो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता है। और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, जिसमें यही प्रिंसिपल फॉलो होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड को फिक्स डिस्टेंस में पहले ही फिक्स करके रखो, क्योंकि भैया ये प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में गैप रखने से, कि जब आप आपके इलेक्ट्रोड को आगे लॉन्ग पास करते हो वेल्डिंग करनी उसके ऊपर, तब आपका गैप थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और अगर आपका गैप ज्यादा इंक्रीज हो गया तो आपका आर्क वहीं से छूट जाएगा, या फिर अगर ज्यादा गैप छोटा हो गया तो आपका इलेक्ट्रोड और वर्कपीस चिपक जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भैया हमने ऐसा कर दिया कि इलेक्ट्रोड के बीच में गैप फिक्स कर दिया और उनके बीच में ही आर्क बना दिया। अब ये गैप बदलेगा नहीं तो हमारी प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जो लास्ट है वो है भैया दो वर्कपीस के खुद के बीच में आर्क जनरेट कर दो। तो उसके लिए है अब हमारे पास है स्टड वेल्डिंग और फ्लैश वेल्डिंग, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप है, और इन्हें हम आगे स्टडी करेंगे कि दोनों वर्कपीस के बीच में ही रेजिस्टेंस की मदद से आर्क जनरेट कर दो और उनको चिपका चिपकी करा दो। लो भैया, अभी अभी तो क्वेश्चन का सवाल दिया बेशर्मो, कि इनको सही में चप्पल जूते मारने का मन करता है। सही बोलो ना, बस हाथ में आना चाहिए ये लोग। हाँ 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 हाँ। हेलो सर, मैं केल्विन बोल रहा हूँ। सर ये आर्क कैसे बनता है वो तो समझ आ गया, लेकिन ये हमारी दुकान पे अभी अभी नई वेल्डिंग मशीन लाए, हमने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है वेल्डिंग का। पापा मुझे बोल के गए कि यहाँ पे ये दो मेटल पीस है, इनको अच्छे से वेल्डिंग कर देना है आर्क वेल्डिंग से। लेकिन सर यहाँ पे ये केबल कुछ वायर है, इनको बोला कि मशीन में लगाना है, लेकिन कौन सा वायर कहाँ लगाना है सर कुछ पता नहीं चल रहा। प्लस माइनस यहाँ पे कुछ निशान लगे हुए हैं सर, कुछ पता नहीं चल रहा। समझा दो ना कैसे क्या वायर फिट करना है। आप लोगों में से किसको पता है कि शांति का एड्रेस कहाँ है? अगर भैया पता हो तो इस गधे को भेजो शांति का एड्रेस, तो ये थोड़ी शांति लेके बैठे। अरे यार, अभी तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं ना, बीच में जरूरी है फोन कर करके डिस्टर्ब करना, अपनी बात को बीच में घुसेड़ना? इतना क्या शौक है यूट्यूब पे आने का तुम्हें? अरे मैं करा रहा था ना, थोड़ी देर शांति से बैठ गए होते तो मैं वैसे ही वही टॉपिक कराने वाला था कि वर्कपीस को क्या कनेक्शन देना है, इलेक्ट्रोड को क्या कनेक्शन देना है।
चलो, तो अब बात करते हैं इसी टॉपिक की कि जब आप वेल्डिंग करते हो तो वर्कपीस को किससे जोड़ना है, यानी कौन सा करंट देना है, और आपके इलेक्ट्रोड को कौन सा करंट देना है आर्क वेल्डिंग के अंदर। तो इन जनरल ये जो टर्म है कनेक्शन कर देने का, इसे हम पोलैरिटी के नाम से बहुत ही फेमस तरीके से जानते हैं। अब पोलैरिटी, इसको समझने से पहले एक छोटा सा लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास डीसी सर्किट है, यानी अगर आप डीसी करंट की मदद से वेल्डिंग कर रहे हो, तो जो साइड से करंट आ रहा है वो हमारा पॉजिटिव साइड है, और जिस साइड से करंट वापस मशीन में जा रहा है वो हमारा नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइड तो अब क्लियर हो गया कि जहां से करंट आ रहा है सोर्स में से वो वायर पॉजिटिव साइड की हो गई, और जहां से वापस जा रहा है वो नेगेटिव साइड हो गई। अब ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि लगभग पॉजिटिव साइड में ही 60 से 75% तक की हीट जनरेट होती है आपके सर्किट में, अगर आप आर्क वेल्डिंग करते हैं तब। और जब आप वर्कपीस को पॉजिटिव साइड से जोड़ते हैं और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव साइड से, तो भैया इसे हम कहते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी, यानी वर्कपीस पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड नेगेटिव। ये कंडीशन आपकी बताती है स्ट्रेट पोलैरिटी डीसी सर्किट के अंदर। और इसका उल्टा कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब आपकी इलेक्ट्रोड का मटेरियल कोटेड होता है या फिर नॉन फेरस होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी वेल्डिंग अच्छी करनी हो तब वर्कपीस को नेगेटिव साइड दिया जाता है और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव साइड दिया जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होती है ज्यादातर। और जब आपकी इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होती है, यानी जब उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, तब उसको नेगेटिव साइड दिया जाता है। लेकिन यहां पर जब फेरस या नॉन फेरस की कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं तब मोस्ट केसेस में वो कंज्यूमेबल ही होते हैं, इसलिए हम उन्हें पॉजिटिव साइड देते हैं, तो वो आयोन्स लूज करते हैं और हमारी वेल्डिंग करने में भी हमें अच्छा रहता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं भैया रिवर्स पोलैरिटी, कि जब वर्कपीस नेगेटिव हो गया और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया। तो ये दो टाइप के कनेक्शन है डीसी सर्किट के अंदर। यहां पे मैं खास फोकस कर रहा हूं भैया डीसी डायरेक्ट करंट, डीसी लेजेंड्स वाला नहीं, सुपर हीरो वाला। इतना शौक नहीं है हमें हीरोज का, हमें यहाँ पे वेल्डिंग को हीरो मान के चलना है। तो डीसी सर्किट के अंदर स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। अब अगर बात करें रिवर्स पोलैरिटी की, तो ज्यादातर ये शीट मेटल के लिए भी काम आती है भैया, क्योंकि हम जानते हैं अब तो कि पॉजिटिव साइड के अंदर 60 से 75% हीट मिल रही है, यानी वहां पर ज्यादा हीट मिल रही है, तो नेगेटिव साइड पे बाकी की 25-30% हीट मिल जाएगी। तो अब ये जो हीट है, जब आपको शीट मेटल की वेल्डिंग करनी हो, बहुत ही पतले पतले मेटल की वेल्डिंग करनी है, या फिर आपको पेनिट्रेशन की डेप्थ कम रखनी है, शैलो डेप्थ पे पेनिट्रेशन करना है वेल्डिंग का, तब भी आप रिवर्स पोलैरिटी यूज कर सकते हैं। और जब एकदम डीप, एकदम लंबे थ्रोट वाले वर्कपीस को जोड़ना है, थ्रोट क्या है अब बात जान लेना फर्स्ट लेक्चर में देख के, तो लंबे थ्रोट वाले वर्कपीस को अगर जोड़ना है तो उसको डीप पेनिट्रेशन देना पड़ेगा, और तब आपको स्ट्रेट पोलैरिटी ही काम लगने वाली है थिक वर्कपीस के लिए। अब ये तो बात होगी डीसी की कि जिसमें स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी के ऑप्शन थे, लेकिन अगर हम बात करें एसी सर्किट की, यानी जब आप अल्टरनेटिंग करंट यूज करके वेल्डिंग करते हो, तब पोलैरिटी की कोई चॉइस का झंझट मारी नहीं आता भाई कि कुछ में भी कनेक्ट कर दो सब चलता है अपने आप, क्योंकि एक सेकंड के अंदर, सिर्फ एक सेकंड में आपकी पोलैरिटी एसी करंट, क्योंकि नाम ही भैया अल्टरिंग करंट, अल्टरनेटिव करंट, तो पोलैरिटी एक अप्रोक्सीमेटली एक सेकंड में 100 बार बदल जाती है। स्ट्रेट रिवर्स स्ट्रेट रिवर्स स्ट्रेट रिवर्स, कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसे ही बदलती रहती है, उसके नेचर ही ऐसा है कि एक जगह टिक के रहती नहीं, बदलती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव डांस करती रहती है। तो इस वजह से अगर आपको नॉन फेरस मेटल्स को वेल्डिंग करना हो तो यहां पर ऐसा अल्टरनेटिंग करंट बहुत काम लगता है, क्योंकि ये जो पोलैरिटी चेंज हो रही है इसकी वजह से एक बार पॉजिटिव साइड वर्कपीस बन जाता है, एक बार पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो जो 60 से 75% हीट है वो दोनों में आपको एक एक बार मिलती जाती है, इसकी वजह से दोनों में आपको सेम हीट मिलती है, और यूनिफॉर्म हीटिंग की वजह से वेल्डिंग बहुत अच्छी मिलती है नॉन फेरस मटेरियल्स के अंदर। लो, ये सुधरने वाले नहीं है बेशरम, चप्पल से मारूंगा इसको तो मैं। चप्पल कहाँ गई मेरी, जूता कहाँ गया? सर मैं एल्विन बोल रहा हूँ। सर ये बात तो सब सही है कि आर्क कैसे बनता है या कौन सा वायर कहाँ लगाना है,
सर लेकिन ये वायर कहाँ पे, यानी किस में लगाना है, यानी क्या चीज के अंदर लगाना है, और किसका कनेक्शन किससे कर रहे हैं सर, इसके क्या क्या इक्विपमेंट है वेल्डिंग करने के, यानी इन शॉर्ट ये क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वेल्डिंग करने के सर, वो एक बार बता देते तो अच्छा होता ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि केल्विन क्या चीज को किससे चिपका रहा है। के बच्चे, तूने तो मेरे अंदर डाउट क्रिएट कर दिया कि तेरी इन आंखों में आई बॉल ही फिट है ना, यानी आंखें लगी हुई है ना, यानी एक बार चेक कर लेना कहीं बटन वटन या लड्डू ना घुसड़े हो भगवान ने तुम्हें ऊपर से। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी तो घर से बाहर निकल के देखे होगा या घर के आजू बाजू में कहीं देखा होगा कि कोई वेल्डिंग कर रहा हो, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग, तो तब सामान नहीं देखा बेवकूफ? जो मुझे पूछ रहे हो कि सामान क्या क्या होते हैं वो नहीं बता। लेकिन क्या करें, ऐसे नमूनों के लिए ही भैया ये टॉपिक में इतने डिटेल में करा रहा हूँ कि ऐसे नमूने बेचारे कुछ पास हो जाए एग्जाम में। तो चलो अब देख लेते हैं कि कौन से इक्विपमेंट आर्क वेल्डिंग के लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो अब हमारा टॉपिक है इक्विपमेंट्स यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया इस नीले डब्बे की, जो एसी या फिर डीसी मशीन्स का एक टाइप है। अब एसी डीसी मशीन्स ये हमारा पावर सोर्स है आर्क वेल्डिंग करने के लिए। इनके बिना दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई महान ऐसा आदमी नहीं है जो एसी डीसी मशीन के बिना आर्क वेल्डिंग करके बता दे। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो मुझे बता देना, नोबेल प्राइज दे दूंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऑरेंज डब्बे की। तो ये डब्बा है भैया एसी ट्रांसफॉर्मर। अब गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री को 440 वोल्ट वाला करंट, यानी वही लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, वो वाला करंट भेजती है। लेकिन आर्क वेल्डिंग के लिए भैया हमें वोल्टेज की नहीं, ज्यादा करंट की जरूरत है, एम्पियर्स की जरूरत है, आई की जरूरत है, आई स्क्वायर आर टी। तो हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर देते हैं और उसके बदले में एम्पियर थोड़े बढ़ा देते हैं। तो इस वोल्टेज को कम करने के लिए उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है, और ये स्टेप डाउन करता है ट्रांसफॉर्मर, एसी ट्रांसफॉर्मर। इसलिए भैया सिर्फ इन शॉर्ट आपके जो 440 वोल्ट का करंट आ रहा है उसको स्टेप डाउन करके 80 से 100 वोल्ट की रेंज में डालना हो तो ये भैया लाल, ये जो ऑरेंज बक्सा है ये आपके पास होना चाहिए, जिसका नाम है एसी ट्रांसफॉर्मर। अब बात करते हैं इस नीले बक्से की, जो उस ऑरेंज बक्से से जैसा है बस थोड़ा सा बड़ा है। तो हो गई क्योंकि उसका बड़ा भाई है, क्योंकि ये है भैया एसी ट्रांसफॉर्मर प्लस रेक्टिफायर सेट। जब आपकी इंडस्ट्री में एसी करंट आ ही ना रहा हो और आपको एसी वेल्डिंग करनी हो तो उस कंडीशन में पहले तो डीसी करंट को आपको एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। सॉरी, अगर आपको डीसी करंट की वेल्डिंग करनी है और आपको वोल्टेज भी कम करना है तो आपको ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर दोनों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पहले तो आपको करंट को स्टेप डाउन करना पड़ेगा और फिर एसी को डीसी बनाना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मर उसे स्टेप डाउन करेगा और रेक्टिफायर उस एसी करंट को डीसी करंट बनाएगा। फिर आप चाहो तो डीसी करंट की वेल्डिंग कर सकते हो। और लास्ट, ये डब्बा तो अब देखा ही होगा भैया किसी ने भी, लाल कलर येलो कलर जो कलर हो, लेकिन ये सेटअप देखा ही होगा। नहीं देखा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि भैया इसे वेल्डिंग के काम नहीं आता। आपकी पार्टीज में जो डीजे बजता है ना, बिना किसी पावर सोर्स के, ट्रक गणपति बप्पा को ले जाते तब भी स्पीकर बजते हैं, तो वो स्पीकर यही चलाता है, ये डब्बा पीला वाला। ये है भैया हमारा डीजी जनरेटर सेट, डीजल जनरेटर सेट, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं डीसी जनरेटर। तो वेल्डिंग करने के लिए अगर आप जहां पे वेल्डिंग करना चाहते हो वहां पर बिजली ही नहीं आती तो क्या नाचोगे कि हे भगवान मैं नाचता हूं तो बिजली भेज दो? नहीं, तुम पेट्रोल डीजल और उसके साथ ये जनरेटर लेके जाओगे जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा ताकि आप वेल्डिंग कर सको। तो ये तो भैया थे हमारे सबसे पहला इक्विपमेंट, सबसे मेन इक्विपमेंट आर्क वेल्डिंग के लिए, जो थे एसी और डीसी मशीन्स। अब बात करते हैं दूसरे मेन इक्विपमेंट की, यानी इलेक्ट्रोड, जिसे कुछ अनपढ़ या फिर लोकल लोग वेल्डिंग रॉड भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे देखे होंगे आपने कभी ना कभी, इन्हें हम कहते हैं वेल्डिंग रॉड, जिसका ये पोर्शन हम उस पिन के अंदर अटका देते हैं और फिर वेल्डिंग करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो टाइप है मेन, वो है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। पहला तो कि ऐसे इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग करते वक्त पिघलते नहीं हैं और ये हमेशा वेल्डिंग करने के बाद ऐसे के ऐसे रहते हैं और जितनी बार चाहो तुम यूज कर सकते हो।
इसलिए इनको बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल, क्योंकि ये कभी कंज्यूम ही नहीं होते। और इनको बनाया जाता है कार्बन से, ग्राफाइट से, टंगस्टन से, ऐसे मटेरियल जो बहुत ही हाई टेम्परेचर सहन करने की शक्ति रखते हैं, इसलिए कभी पिघलते नहीं है ऑब्वियसली। अब ये जो दूसरे हैं इनको आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये व्हाइट है और ये ब्लैक है, यानी इसके ऊपर कुछ कोटिंग चढ़ाई गई है। तो इसे समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या है, फिर हम बात करते हैं ये इसमें और पहले वाली फोटो में क्या फर्क था। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ये वो टाइप के इलेक्ट्रोड है भैया जो वेल्डिंग करते टाइम पिघल जाते हैं, और जो आपका गैप है उसको फिल करने के लिए फिलर मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। तो वो होते हैं भैया कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब क्योंकि ये गैप फिल कर रहे हैं इसलिए फिलर मटेरियल का काम यही कर रहे हैं, और हर बार वेल्डिंग कंप्लीट करने के बाद ये तो कंज्यूम हो जाते हैं, तो इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। अब इनके भी और दो टाइप है, वो है बेर यानी अनकोटेड, और दूसरे है फ्लक्स कोटेड। तो ये जो फ्लक्स कोटेड है ये वाला, ये इधर है, ये सन बॉन्ड E7018, ये हमारे कोटेड इलेक्ट्रोड है, यानी इनके ऊपर हमने कुछ फ्लक्स मटेरियल की कोटिंग की है जो ऑक्सीडेशन को रोकने में काम लगती है। और इसके पहले जो काले वाले इलेक्ट्रोड देखे थे दोनों पूरा ब्लैक कलर था, ब्लैक ग्रे जो बोलना है बोल लो यार, वो थे बेयर इलेक्ट्रोड, यानी जिनके ऊपर हमने कोई फ्लक्स की कोटिंग नहीं की है। तो जब आपके मटेरियल में बहुत खुजली चढ़ी हो और जब वो वेल्डिंग करते वक्त ऑक्सीडेशन की तरफ भागता हो, तो उसे रोकने के लिए भैया आपको फ्लक्स कोटेड यूज करना पड़ता है। इसलिए खास नोट बना लेना कि फ्लक्स की कोटिंग आपके ऑक्सीडेशन को रोकने में काम लगती है वर्कपीस की वेल्डिंग करते वक्त, क्योंकि कुछ मटेरियल होते ही ऐसे नमूने कि थोड़ा सा गर्मी मिले नहीं कि ऑक्सीजन के साथ रासलीला करने भाग जाते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए। अब बात करते हैं इस चिपिये की या फिर इस पिन की जो कपड़े सुखाने की क्लिप जैसी दिख रही है। इसको भैया कहते हैं टेक्निकल टर्म में इलेक्ट्रोड होल्डर, जो आपके इलेक्ट्रोड के इस पोर्शन को इस पतले वाले पोर्शन पे लगाई जाती है। तो ये इलेक्ट्रोड्स को होल्ड करके रखती है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें स्प्रिंग लोड किया गया है जॉ को। इनके ये जॉ है, ये जो आगे गोल्डन कलर आप देख रहे हो ना, इसको जॉ बोलते हैं, जबड़ा उसका मुंह, उसको हमने स्प्रिंग लोड करके रखा है। और इलेक्ट्रोड में करंट जो आ रहा है वो इस इलेक्ट्रोड होल्डर की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड होल्डर का ये जो पीछे का काला पोर्शन है ना, इसके अंदर हम केबल घुसेड़ते हैं। और क्योंकि इसके भैया ये जो काला पोर्शन है ये इंसुलेशन है, तो आप इसे जब पकड़ते हो तो आपको करंट नहीं लगता। बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है ना, कि आप इलेक्ट्रोड से करंट नहीं खाए बिना वेल्डिंग कर सकते हो, है ना। बहुत नई बात है, हमने तो पता ही नहीं थी कि इंसुलेशन लगने से हमें करंट नहीं लगता है ना। तो अब बात करते हैं इस काली गोल गोल चीज की जिसे हम कहते हैं केबल। तो जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम वायर के कुछ वायर्स का गुच्छा जिसके ऊपर आप सुटेबल इंसुलेशन करते हो और वेल्डिंग मशीन को इलेक्ट्रोड होल्डर या फिर क्लैंप से जोड़ने के काम आता है, वो वायर है आपका केबल। अब ये देख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रोड होल्डर के पीछे हमने वायर घुसेड़ दिया केबल, और दूसरा हम इसका जो पॉइंट है उसे हम वेल्डिंग मशीन से जोड़ते हैं। तो इन शॉर्ट आपकी वेल्डिंग मशीन से जो पावर आती है वो इलेक्ट्रोड होल्डर तक या फिर क्लैंप तक ये केबल पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं इस दो बटन जैसी चीज की जिसे टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं केबल कनेक्टर। तो जब आपके केबल की लंबाई कम पड़ जाती है तब आपको उस दो केबल को जोड़ना पड़ता है। तो उन दो केबल्स को जोड़ने के लिए हम इन केबल कनेक्टर का यूज करते हैं। तो एक केबल को इसके यहाँ घुसाते हैं और दूसरे को यहाँ, और फिर दोनों को इन आगे के गोल्डन पोर्शन से फिट कर देते हैं, तो हमारे केबल लंबा हो जाता है। अब बात करते हैं ये जो आप चीज देख रहे हो यहाँ पे, ये छोटा सा गोल, इसकी अब आप सोच रहे हो ये छोटी सी पिद्दी सी चीज क्या है। तो भैया इसे कहते हैं केबल लग, जिसका जूम किया हुआ फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ कलर अलग है पता ही है, पर कलर से क्या काम, थियोरी आनी चाहिए समझ में, थियोरी कॉन्सेप्ट, उसके लिए तो बैठे। तो इसे कहते हैं भैया केबल लग। तो आपके केबल को वेल्डिंग मशीन के अंदर जोड़ना हो स्क्रू से टाइट करके, तो केबल का जो एक पोर्शन है इसके अंदर घुसेड़ो और इस स्क्रू इसके अंदर फिट कर दो यहाँ पर वेल्डिंग मशीन के साथ, तो आपकी वेल्डिंग मशीन से केबल जुड़ जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस बड़ी सी पिन की जो इलेक्ट्रोड होल्डर जैसी दिख रही पर है नहीं, ये है भैया आपका क्लैंप, जिसका एक फोटो यहाँ देख सकते हो। अब वापस से मत बोलना भैया कि कलर अलग है, कलर गया तेल लेने, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि ये मटेरियल अलग है तो ऑब्वियसली कलर अलग है, मुझे पता है, मुझे भी दिख रहा है भाई। ये जो है क्लैंप, इसके यहाँ पे आप ये देख सकते हो गोला खड्डा है,
तो ये खड्डे के अंदर आप वायर घुसेड़ते हो और यहाँ पे स्क्रू से फिट कर देते हो, यहाँ पर स्क्रू के साथ। तो ये क्या काम लगता है? तो भैया अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रोड को जोड़ा है मशीन के साथ, वर्कपीस या वर्कपीस के टेबल को तो जोड़ा ही नहीं है। तो जब तक उसे नहीं जोड़ोगे तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? हवा में से। फिर मस्त डांस करोगे बिजली से तुम। तो आपके वर्कपीस के अंदर भी अगर आपको करंट की सर्किट कंप्लीट करनी है तो उसको किसी कनेक्शन से या फिर वायर से जोड़ने के लिए आपको क्लैंप पकड़ना पड़ेगा, जो है अर्थ क्लैंप, जिसके मटेरियल हम गन मेटल ज्यादातर यूज करते हैं या फिर कॉपर एलॉयज होते हैं। तो इसके अंदर हम एक साइड में यहां से केबल ज्वाइन कर देते हैं और फिर यहां से इसके दो जबड़ों के बीच में हम वर्कपीस को या फिर वर्कपीस के टेबल को कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह से आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी, ये जो स्प्रिंग वाला बहुत उछल रहा है इस काली चीज की, यानी इस हथौड़े जैसी चीज की, इसका नाम है भैया चिपिंग हैमर। अब कभी आपने कारपेंटरी शॉप में अपने आंख फाड़ के ध्यान दिया होगा या फिर कान खोल के सुना होगा, तो एक प्रोसेस आती है जो है चिपिंग, कि जिसके अंदर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर करके निकालते हैं। तो उसी तरह से जब आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो वेल्डिंग बीड्स के ऊपर एक स्लैग नाम का कंपोनेंट लेयर बना के बैठ जाता है। ये लेयर आपके वेल्डिंग को कंप्लीट होने से रोकता है या फिर उसकी स्ट्रेंथ कम कर देता है और उसकी फिनिशिंग बिगाड़ देता है। तो इस लेयर को आपको चिप कर करके निकालना पड़ता है। तो अब ये मेटल है भैया, कोई लकड़ी नहीं है जिसको तुम नॉर्मल चीजल लेके निकाल दो। तो हम क्या करते हैं, इस चिपिंग हैमर की इस पॉइंटेड टिप से उसको हथौड़ी मार मार के उस प्लेट को छोटे छोटे टुकड़े कर करके निकाल देते हैं। तो चिपिंग हैमर का बेसिक यही काम है कि जो स्लैग का लेयर है उसको चिपिंग यानी छोटे छोटे टुकड़े कर करके निकाल देना है वर्कपीस के वेल्डिंग बीड के पोर्शन के ऊपर से। और स्लैग जो है भैया वो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका फ्लक्स जब उसको अंदर मिक्स हुआ है वेल्डिंग में, उसकी डेंसिटी जो है वो आपके मेटल से कम है और उसका काम सिर्फ यही था कि ऑक्सीडेशन को रोके। लेकिन पिघला तो था वो भी उस वेल्डिंग के गरम गरम उबलते हुए मोल्टन मेटल के पुल में डुबकी मार रहा था। तो उसे अलग कैसे किया जाए? तो अलग तो ऑटोमेटिक हो गया, डेंसिटी कम है इसलिए, लेकिन उसे तोड़कर निकालना पड़ेगा। तो ये तोड़ने का काम हम चिपिंग हैमर से करते हैं और ये जो फ्लक्स का जो लेयर बना है वही आपका स्लैग है। अब बात करते हैं इसकी। ये कोई टॉयलेट ब्रश नहीं है, ये है आपका वायर ब्रश, जो वेल्डिंग को चिपिंग करने के बाद जो बचा कुचे स्लैग के छोटे छोटे पाउडर पार्टिकल्स है उन्हें निकालने के काम आता है वायर ब्रश। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये नॉर्मल किसी प्लास्टिक के नहीं है, ये असली वायर के बने हुए हैं, वायर्स के, इसलिए इसे हम वायर ब्रश कहते हैं। क्योंकि इसके बहुत ही फाइन फाइन टिप्स जो हैं वो वेल्डिंग के अंदर जो एकदम बारीक बारीक पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते चिपिंग करने के बाद, उनको रिमूव करने में काम लगता है। आह क्या स्टाइलिश गॉगल्स है, मन करता है कि पहन के मस्त बाहर निकलूं, लेकिन ऐसा काम करना मत, दिखेगा नहीं, अंधे हो जाओगे। यानी चश्मा पहनोगे तब तक अंधे जैसे रहोगे क्योंकि इतना डार्क होता है। क्योंकि ये भैया अपने नॉर्मल सन शेड्स नहीं है, सनग्लासेस नहीं है, ये वेल्डिंग गॉगल्स हैं। और इसके साथ ये काली शील्ड जो मिनी मिलिटिया की शील्ड नहीं है पर वेल्डिंग की हैंड स्क्रीन है, ये दोनों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो ये थे हमारे सेफ्टी गॉगल्स या हैंड स्क्रीन। तो अब भैया हम सब जानते हैं, इतने तो अनपढ़ गवार नहीं है कि कभी देखी ना हो वेल्डिंग। तो वेल्डिंग करते वक्त एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस होती है आर्क वेल्डिंग में और बहुत सारे स्पार्क्स भी उड़ते हैं। तो हाई इंटेंसिटी लाइट से अपने आंखों को बचाने के लिए और जो स्पार्क्स उड़ रहे हैं अपनी तरफ उससे अपने मुंह को ढकने के लिए, बचाने के लिए हम सेफ्टी गॉगल्स या फिर हैंड स्क्रीन का यूज करते हैं, यानी आंखों और फेस को बचाने के लिए वेल्डिंग जो भी कर रहा है उसकी। लेकिन भैया अब ये मिनी मिलिटिया और टोनी स्टार्क के चश्मे का स्टाइल बहुत पुराना हो गया है, तो कुछ नया लाते हैं पबजी जैसा। तो पबजी इंस्पायर्ड ये लो नया ऑप्ट्रेल 22.5x पैनोरामा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, पबजी नहीं है, ये वेल्डिंग का मॉडर्न, आज का एकदम मॉडर्न लेटेस्ट हेलमेट है जिसको आपको हैंड स्क्रीन की तरफ पकड़ के नहीं लगना पड़ता। क्योंकि सेफ्टी गॉगल्स तो भैया आप पहन लेते हो लेकिन आपके फेस को नहीं बचाता। हैंड स्क्रीन जो है आपके फेस को और आंखों को बचाती है, लेकिन उसे हमेशा एक हाथ से पकड़ के रखना पड़ता है। तो इतनी मेहनत कौन करना चाहता है कि हमेशा एक हाथ से पकड़ के रखो? तो भैया हेलमेट बना दिया कि सिर पे पहन लो, काम हो गया। अब बात करते इस काले पीली चीज की, इस फैंसी आग से लड़ने वाले जूते की और इस शेफ मास्टर की। नहीं, मास्टर शेफ नहीं है, वेल्डर है, ध्यान से देखो। तो ये है भैया ग्लव्स
एप्रॉन और सेफ्टी शूज। तो वेल्डर की बॉडी को वेल्डिंग करते वक्त जो हाई टेम्परेचर हीट सोर्स है, जो स्पार्क से या फिर कोई भी एक्सीडेंट होने के चांस है करंट की वजह से, उन सबको रोकना हो तो हाथ में ग्लव्स पहनो, अपने छाती पर टॉर्सो पर एप्रॉन पहनो और पैरों में सेफ्टी शूज पहनो। अब भैया ये जो है, ये कोई रिबॉक या एडिडास के शूज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, ना तो जानबूझ के कर रहा है। ये सेफ्टी शूज है, गम बूट्स है, जिनके ऊपर स्पार्क्स का कोई असर नहीं होता, केमिकल ऑयल इनका भी कुछ असर नहीं होता। इनको जनरली हम इंडस्ट्रियल शूज कहते हैं। और इंडस्ट्रियल शूज पहन लिया इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के आप वेल्डिंग पे पैर घुसाने जाओ, पैर मारने जाओ। सिर्फ जो नॉर्मल स्पार्क उड़ते हैं उससे आपके पैर को बचा लेता है ये। और बाई चांस किसी देर शायने ने वेल्डिंग को चालू रखकर ऐसे ही छोड़ दिया और बाई चांस आपने उस पर पैर रख दिया या हाथ से उसे उठा लिया, तब आपको करंट लगने से बचाने के लिए ग्लव्स और ये शूज काम करते हैं। तो भैया इसके साथ मेरे ख्याल से अब इतना नॉलेज आपके लिए बहुत हो गया कि इस तरह से एप्रॉन पहनना है वेल्डिंग करते वक्त, आपकी बॉडी को बचाने के लिए हाथ में ग्लव्स पहनने हैं, पैरों में जूते पहनने हैं, वगैरह वगैरह। सेफ्टी यानी सेफ्टी पहले पहले जान है तो जहान है भाई। और आज के लेक्चर के लिए तो इतना ही भाई, क्योंकि इससे ज्यादा पकाऊंगा तो तुम बोलोगे कि जुल्म कर दिया सर ने बच्चों पर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। और ऐसे और कॉमेडी, तुम्हारी मर्जी कॉमेडी है कि नहीं, ऐसे लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए और इस टॉपिक को आगे जानने के लिए भैया उस लाल बटन को दबा दो। अब छींक मार के दबाओ या सिर फोड़ के दबाओ, बस दब जाना चाहिए।